अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। 400 हलाकतें हुई, हज़ारों मुजस्समे मस्मार किए गए, लाखों बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। आज पार्लियामेंट तहलील हो गई। बांग्लादेश का डे 2 है। शेख हसीना वाजिद साहिबा ने जब से अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है, अब वो एक इंडिया के रिमोट प्लेस में कहीं उनको रखा गया है। और ये भी सुना जा रहा है कि अमरीकी वीज़ा देने से इनकार कर रहे हैं उनको। अब वो बरतानिया जाती हैं या आगे कहाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा जोर है कि बांग्लादेशी जो हैं वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनको हमें वापस किया जाए ताकि हम इनका ट्रायल करें। अब ये मुमकिनात में से है या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात किस तरह नहीं मानी जाती, वो बड़ा वाज़े तौर पर हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं या जो उनकी आइन की तशरीहात होती हैं, हर वक्त कहा जाता है हम एक पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी हैं, हम एक पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है, वो बिल्कुल हैं, लेकिन हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, बिल्कुल आप 2/3 अक्सरियत से अमेंड कर दीजिए, मगर कानून साजी के थ्रू क्या आप किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी कर सकते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट इसको हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से ये तेज़ी से रैपिडली पास हुआ, ऑफ कोर्स 9 सेशंस हो चुके हैं, 8वां बिल है, इसी तरह से पास हो रहा है, बुलडोज हो रहा है। गौर खान साहब क्या की शिकायत सुनिए। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाबी स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है जी। और इस पर मज़ीद बात करेंगे हम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ऑफकोर्स अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। ज़ुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफकोर्स ज़ुबैर उमर साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं, एक हल्का सा कोई थ्रेटनिंग सा जुमला भी लगता है कि शायद वो हो जाए जो 10-20 सालों में नहीं हुआ, यानी कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ। आपको लग रहा है कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के इनके साथ, या वाकई तंग आ गए हैं इनसे? जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुझे बुलाया अपने ससुर के घर और कहा कि आप हुकूमत ले लें पंजाब की जुलाई में, फिर बाद में ले लीजिएगा और उसके बाद हम आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि हम तंग आ गए हैं। तो क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ से आई हैव टू एग्री विद दिस कि बिल्कुल उस नहज पर तो पहुंच चुके हैं, बल्कि उससे भी थोड़े से आगे चले गए हैं। टकराव की सियासत, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट खड़ी है। आज ही अगर आप देख लें जो कानून साजी की गई है, वो कानून साजी इसलिए की गई है, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसको ख़त्म करने के लिए कानून साजी की गई। ये दिस इज़ परहैप्स द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि पहले फैसला आ गया और उसको ख़त्म करने के लिए आपने बाद में कानून साजी की और उसका रेट्रोएक्टिव एनफोर्समेंट होगा उस फैसले से आने से पहले। अब सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं या बाकी सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है, वी डोंट नो। दूसरी बात वो जो आपने कहा कि जनरल फैज़ हमीद वाली बात के जो ख्वाजा आसिफ ने की, सना मुझे आप ख़ुद बताएं कि जी 2019 में जनरल फैज़ हमीद ने ये ऑफ़र किए और आई एम श्योर जनरल फैज़ हमीद ने किसी के कंसेंट से ऑफ़र की होगी ना, अपने इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप के कंसेंट से ऑफ़र की होगी और बकौल ख्वाजा आसिफ के उसके बदले में PMLN कुछ नहीं मांग रही थी। उन्होंने एग्री कर लिया कि हम इनको एक्सटेंशन दे देंगे जनरल बाजवा को, लेकिन हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो पहली बात यह कि आप क्यों एक्सटेंशन देने जा रहे थे, जबकि नवाज शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी थी। और 2016 में तो झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ था कि राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी। तो वो अब बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी इंटरेस्ट के, पहले तो ये था ना कि एज प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरेस्ट हो सकता था कि इस आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दें तो उसके बदले में आर्मी की लॉयल्टी मिलेगी एंड सो ऑन। बट अभी 2019 पे आप कह रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, साथ में उस पर उंगली उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान को तबाह करने में किसी ने काम किया तो वो उस वक्त की लीडरशिप थी और उसी को एक्सटेंशन देने की बात की। तो टू डोंट कनेक्ट एक्चुअली। मतलब मुझे तो मेरे जहन में तो ऐसे ही है कि ऐसी कोई बात पता नहीं हुई थी नहीं हुई थी। अब ख्वाजा आसिफ को ट्रस्ट भी किया जा सकता है। आई थिंक वो वाला पार्ट नहीं बता रहे कि PMLN को वापसी पर क्या मिलना था। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आप एक्सटेंशन देने का इरादा रखते हैं तो उन्होंने कहा हम क्विड प्रो नहीं कर रहे, हम क्विड प्रो को नहीं कर रहे, हम कुछ उससे उनसे नहीं मांग रहे। लेकिन जब अदम एतमाद का जो वोट आया, जब अदम एतमाद की मूवमेंट आई, तो आप ज़ुबैर साहब आप भी काफ़ी मुलाकातें कर चुके थे बाजवा साहब से भी, और आप पैगामात भी पहुँचा रहे थे, तो उस वक्त कोई क्विड प्रो को था? नहीं, मेरा ख्याल है एक्चुअली ये सना उसमें जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करते हैं। अदम एतमाद आया है मार्च 2022 को टेबल हुए था, आपको याद है, और उसकी जाहिर है एक आध महीने पहले से बातचीत होनी शुरू हो गई थी, 2022 के शुरू में कह सकते हैं आप। मेरी मुलाकात जो लास्ट हुई थी सितंबर के फर्स्ट वीक 2020 में हुई थी। सो देयर वाज नो सच थिंग एज, ना ही कोई उस वक्त की आर्मी लीडरशिप ने कोई ऐसा कोई दिया था, इंदिया दिया था कि जी आप ये करें तो फिर हम आप इसकी इमरान खान की हुकूमत का तख्ता कर देंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी। और उसका एक वाज़ेह सबूत है कि सितंबर 7 को मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी और सितंबर 20 को PDM बन गई थी। PDM वाज एन अलायंस टू एजिटेट टू फोर्स इमरान खान गवर्नमेंट टू स्टेप डाउन, इसलिए बनी थी ना PDM, उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। तो अगर तो वो द टू वो ऑब्वियसली, और फिर उसकी वजह से वो उनकी लीडरशिप नाराज भी हुई और इसी वजह से 23 सितंबर को ISPR चीफ ने टीवी पर आके कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए थे। वो इसलिए कहा गया था कि आज जो आप शोर वावेला मचा रहे हैं लीडरशिप के खिलाफ, आप तो पीस टॉक्स कर रहे थे अभी 1 महीना पहले, 3 हफ्ता पहले, वो किया ही इसलिए था। तो वो एक डिफरेंट इवेंट था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त मेरा कोई रोल नहीं था, मैं उसका शदीद मुखालिफ था और आज भी मैं समझता हूँ कि वो एक गलत स्ट्रेटजी थी। उसकी वजह से सिर्फ PMLN को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 2.25 साल 2.5 साल वेस्ट हो गए। अगर वो उनको, और मैं ये नहीं कह रहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक गलत तरीका होता है, बट उन हालात में जो हम कर रहे थे उसमें लास्ट 1.25 साल रहता था PTI की हुकूमत को, वो पॉलिटिकली अपनी जो स्ट्रेंथ थी, सपोर्ट थी पब्लिक में, वो लूज़ कर रहे थे। हर बाई इलेक्शन हार रहे थे, कैंटोनमेंट के इलेक्शन हार रहे थे, इकॉनमी ख़राब चल रही थी। तो अब आप बीच में लास्ट 1.25 साल के लिए आप बीच में कूद के आ जाएं विद एन IMF sword हैंगिंग ऑन टॉप ऑफ यू कि आप जो लास्ट बजट देंगे 2022 जून में, वो पता था और वो पूछ भी लें आप, मिफ्ता इस्माइल ने दिया था, वो IMF मैंडेटेड था और उसकी सज़ा हमें PMLN को बुरे तरीके से मिले। जुलाई में उसके बाद इलेक्शन हुआ 2022 में, 20 सीटों का जो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की थी उसमें से 16 PMLN आ रही। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि इतना ज़्यादा सीटें हारे हैं। फिर नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन जिसमें इमरान खान साहब खुद खड़े हुए थे तकरीबन सब सीटों पर, वो सब की सब PMLN हारी और कंसिस्टेंटली लूज़ करती गई और इकॉनमी तो रन ही नहीं हुई। आपको पता है उसमें जो हशर हुआ उस 16 महीने में, खुद PMLN वाले नहीं क्लेम कर रहे कि जी हमने कोई डिलीवर किया था। लेकिन वो दिवालिया, जब ये कहते हैं कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को, तो दिवालिया होने से बचा जब लिया था तब इलेक्शंस कॉल कर देते जब IMF का डील हो गई थी, तो उसके बाद क्यों एक्सटेंड किया इतना पीरियड कि एक्सटेंशन देने के लिए? सना, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दिवालिया का लफ्ज़ आया था पाकिस्तान पॉलिटिकल डिक्शनरी में, मतलब ये उस बैकग्राउंड में बात कर रहा हूँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आप जनवरी, आप फरवरी 2022 में उठा लें, अपने आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप किसी को भी लगा देंगे, डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया था किसी भी TV चैनल पर, किसी भी प्रिंट मीडिया में। वॉज इट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि जी पाकिस्तान इज़ नियर बैंकरप्सी या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है? और तो मैंने तो उसमें बहुत दफ़ा नंबर्स भी दिए हैं। जनवरी के एंड 2022 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज, स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक के नहीं, $17 बिलियन थे। और
$17 बिलियन और एक्सचेंज रेट जो था उसे पीछे 6 महीने चले जाए, दैट वाज स्टेबल बिटवीन 168 to 175 इंटरबैंक रेट, which is stable, which means के रिजर्व्स पर कोई प्रेशर नहीं था एंड दे वर कंफर्टेबल। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि उसके बाद से लेके आज तक $17 बिलियन नहीं हुए, तो 3 बिलियन $4 बिलियन पर डिफॉल्ट नहीं हुआ, $17 बिलियन पर डिफॉल्ट हो जाता। हु वाज टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट? मुझे कोई आप निकाल के एक पीएमएलएन की, मैं तो सबसे आगे बढ़ के बातें करता था, हमने तो कभी किसी मीटिंग में ये डिस्कस भी नहीं किया था कि ये यूज करते हैं कि डिफॉल्ट होने से। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो हम अननेसेसरीली डिफेंसिव होके, कोई कहता था तैनाती होनी है नवंबर में इसलिए हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, उसको रुकवाने के लिए। अगर वो तैनाती हो जाती तो वन पार्टी स्टेट बन जाती, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई कहता है कि जी ये डिफॉल्ट होने वाला था, उसको हम बचा रहे थे। और अगर जो आपने बात की, अगर वो भी एक हकीकत थी डिफॉल्ट होने वाली, तो अगस्त में तो आईएमएफ के साथ वी वर बैक। 2022 अगस्त में आईएमएफ के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया और हमें 7th ट्रांच मिल गई। तो जब वो मिल गई तो फिर कौन सा डिफॉल्ट होना था? तो उस वक्त छोड़ देते, उस वक्त इलेक्शन में चले जाते, उस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका था कि जी हमने बचा। तो there was no such thing as default। किसी पीएमएलएन वाले से नंबर पूछ लेना, नंबर्स क्या थे? नहीं, वो तो फिर श्रीलंका से भी हमें मरमार मुकाबला हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी कहा कि दिवालिया हो रहे हैं, और श्रीलंका क्योंकि दिवालिया हो गया था इसलिए श्रीलंका का एग्जांपल बार बार कोट किया जा रहा था, वो तो उस तरफ से भी आ रहा था। लेकिन कमिंग बैक टू द सिचुएशन एट हैंड, इस वक्त नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए हैं और काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। ज़ुबैर साहब, व्हाई इज़ ही नॉट actively participating? Because he is an MNA and you know him because you've been a spokesperson for him also and you've known him well. So ये क्या मामला है कि शहबाज शरीफ should take the fall and I should stay there or I should go back? What is this going on? देखिए, पूरा जो अगर आप पीएमएलएन का इस वक्त बॉडी लैंग्वेज देखें, प्राइम मिनिस्टर से लेके दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स वगैरह की तरफ, आपने खुद ख्वाजा आसिफ की आज की स्टेटमेंट के हवाले से भी बात की। सो ऑल इज़ नॉट वेल एंड हर फ्रंट पर ऑल इज़ नॉट वेल, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो भी इंस्टीट्यूशनल लड़ाई चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त तक लिख दिया, पब्लिक में चले गए, बता दिया एंड सो ऑन। सो मार धाड़ हो रही है और गवर्नेंस हो नहीं रही, डिलीवरी हो नहीं रही, मईशत ठीक नहीं हो रही। आगे हमारे वन पॉइंट एजेंडा है इस हुकूमत का कि आईएमएफ के साथ किसी तरह से एग्रीमेंट हो जाए। वो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट सिर्फ आपको डिफ़ॉल्ट की हद तक रोक सकेगा, वो कोई इकोनॉमी को ठीक उस तरह से कोई नहीं कर सकता कि जी जब तक आप खुद अपने जो होम ग्रोन एक्शंस हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो टैक्स सेक्टर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उनकी बदहाली है, उन सब को ठीक करना तो आप ही का काम होगा। वो उससे जाके, और एजुकेशनल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, वो सारी चीज़ें आपको ठीक करनी है। एंड आई थिंक एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, एज द मोस्ट सीजन्ड पॉलिटिशियन, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा कि हालात कितने ख़राब हैं। सो वो क्या बात करें, मतलब किस तरह से बात करें, दिफा भी करें तो क्या करें इस हुकूमत का। दिस इज़ टोटली अनलाइक नवाज शरीफ गवर्नेंस मॉडल, जो 5 साल मैंने उनके साथ हुकूमत में काम किया और उसके बाद 3-3.5 साल जो ऑपोजिशन में जब हम थे। ही वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। वो पकड़ धकड़ की सियासत पर तो बिलीव ही नहीं करते कि इसको बंद कर दो और उसको बंद कर दो, उसको बेल होगी, उसको क्यों छोड़ दिया, उस जज को डराओ और उस लीडर को डरा के रखो और हर किस्म की कानून साजी करें ताकि किसी न किसी तरह से हम हुकूमत में चिपके रहें। या सबसे बड़ी बात है, फरवरी 2024 का इलेक्शन, ही नोज मोर देन एनीवन एल्स कि पीएमएलएन को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई थी और हम ज़बरदस्ती हुकूमत में आए हैं। एंड बाय द वे ही डिडंट वांट अगेन, 2022 में भी उनकी मर्जी के बरखिलाफ हुकूमत बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने, और 2024 में भी उनकी मर्जी के खिलाफ हुकूमत बनाई गई है। सो आई थिंक क्योंकि
जो जो लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा इश्क है पावर से, और पावर के बगैर सांस लेना भी मुश्किल है, झंडे वाली गाड़ी भी चाहिए, सब लोग आगे पीछे भी चाहिए, सब मज़े भी करने हैं, बाहर की सैरें भी करनी है। अभी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ओलंपिक्स देखने गए थे, कभी वेनिस में नज़र आते हैं, कभी लंदन में नज़र आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें, बहुत मज़ा आता है। तो क्यों छोड़ें हुकूमत? अगर ज़बरदस्ती और आपको एस्टैब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो what more do you want in life as a politician? This is it. बट वो भाई साहब जो कह देते हैं वही हरफ आखिर होता है ना। नहीं, लेकिन वो जो भाई साहब जब कह देते हैं, बड़े भाई साहब जब कह देते हैं, तो फिर वही हरफ आखिर होता है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे अपनी मर्जी कर सकते हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब, जाहिर सी बात है मर्जी की बात नहीं होती। एक तो मेजॉरिटी, इट्स नॉट जस्ट शहबाज शरीफ साहब जो कि वो इस नज़रिए को बिलीव करते हैं कि पावर पॉलिटिक्स की जाए। ज़्यादातर लोग जो हैं 90%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वांट इट दिस वे। अब आप एक नॉर्मल एमएलए को देखें, अगर do you think he came to formally launch Maryam? Would it be right to say he came to actually launch Maryam? Obviously he wanted to launch Maryam. Maryam had political ambitions, but I don't think so उन्होंने ऐसे सोचा था कि इस तरह से लॉन्च करेंगे कि फॉर्म 47 के बेसिस पर लॉन्च करेंगे। वो तो चाहेंगे कि फॉर्म 45 में जीत के आए, जेन्युइनली जीत के आए। 2-4 सीटें होती हैं जिसमें ऊपर नीचे ज़रूर होता है, अब 10, 12, 15, बट एज अ एंटायर प्रोग्राम आपने एक वो उस पर कब्जा कर लेना कि जी तकरीबन आपकी कोई कहता है 17, चले मैं कहता हूँ 35 दे दें, बट 35 आउट ऑफ 266 सीट्स पर हुकूमत बनानी चाहिए, वज़ीर आज़म बनना चाहिए, पंजाब की हुकूमत देनी चाहिए। सो सर्टनली दिस इज़ नॉट व्हाट ही वांटेड हर लॉन्चिंग टू बी जेन्युइन, ताकि वो एक ऐसी चीफ मिनिस्टर बन के आए जिसमें अवाम की सपोर्ट उसके पीछे हो और फिर वो बड़े बड़े काम करें ताकि उनका नाम हो। अभी तो जाहिर है अवाम की सपोर्ट उनके पीछे है ही नहीं, अभी आप वो रिजर्व सीट्स भी हड़प करने जा रहे हैं। तो इस किस्म की सियासत तो मेरा अपना ख्याल है कि वो मायूस होंगे हालात से। अच्छा, अब मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने, क्योंकि जनरल बाजवा साहब से आपके राब्ते भी रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक क्या टसल का ये भी रीज़न है मियाँ साहब की नाराज़गी का कि फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर तो चले जो केसेस हो रहे हैं, उनके ऑफिसर्स के ऊपर भी कोर्ट मार्शल भी हुए, उनको भी रगड़े में लाया गया, लेकिन हु हैज़ रिमेन अनस्केथ्ड इन दिस होल मैटर हैज़ बीन जनरल बाजवा। Do you see that? Do you see that distinction? नहीं, सॉरी, मैं सवाल नहीं समझा आपका। जनरल बाजवा का आप क्या पूछ रही? मैंने कहा जनरल बाजवा हैज रिमेन अनस्केथ्ड इन दिस होल सिनारियो ऑफ ये क्या जिनको सजा देनी है, या फैज़ हमीद साहब के ऊपर तो फिर कुछ लग रहा है कि कुछ मतलब उनके ऑफिसर्स के साथ उनके साथ कोई मामलात हो रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा हैज रिमेन अनस्केथ्ड। इज दैट अ प्रॉब्लम फॉर नवाज शरीफ? नहीं, मेरा ख्याल है वो जाहिर सी बात है, उनकी पोजीशन तो नवाज शरीफ की नोन है कि वो क्या सोचते रहे हैं और क्या चाहते थे। और आपको याद है कि सितंबर 2023 की बात है, जस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर उनका जो 21 अक्टूबर को वापसी हुई थी लंदन से, तो आपको याद होगा कि उन्होंने मीडिया भी बैठा था और PMLN के लोग भी बैठे थे, और उसमें ये कहा था कि जब तक ये हिसाब किताब नहीं होगा, विच इंक्लूडेड बाजवा साहब का हिसाब एंड फैज़ हमीद का और कुछ जजेस का, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो सिर्फ कोई 24 घंटे पहले ही शहबाज शरीफ साहब लंदन से आए थे एंड ही हैड टू रन बैक टू लंदन, और विद इन 48 आवर्स ही रीच बैक। और मेरा ख्याल है उन्होंने जाके ये समझाया कि आप इनके बारे में बात करना छोड़ दें, क्योंकि उसमें फिर हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, हमें भी बहुत सी चीज़ें आंसर करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई आपने फिर एक्सटेंशन क्यों दी थी अगर आपके लिए इतना बड़ा मसला था? आप तो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मसला है वो आपने इमरान खान को गुजरांवाला की स्पीच में नहीं ब्लेम किया था, आपने कहा था आपका कसूर है, आप ये जो फौज की उस वक्त की लीडरशिप थे उंगली उठा के उन्होंने कहा था महंगाई की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेरोजगारी और तमाम पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। And he believed that, obviously, publicly, he always talked about that. But in recent months, since that return of Shehbaz Sharif to convince him, उन्होंने फिर अपने आप को पीछे हटा लिया कि जी इनका हम नाम ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है या हमारा सर हुकूमत में आना आईपीपीज है। एक बड़ा तो मसला है हमारा जुबैर साहब, हुकूमत सॉरी में आना is वक्त की far कमी है, आई वांट better. टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट सर, I'm so sorry to cut you off, but वक्त कम है, लेकिन I want to ask you about the IPPs especially, क्योंकि मुझे याद है 1994 में, I forget the name of the bureaucrat, लेकिन उसने कहा था ये डेथ नेल लिख रहे हैं हम अगर IPPs के अंदर जाएंगे। अब सबको पता है IPP से जान छुड़ानी है और सब जो करता धरता है वो IPPs चला रहे हैं, तो सर क्या इसका वे आउट होगा? आईपीपीज के हवाले से आप बात कर रही हैं, देखें आईपीपीज का बहुत बड़ा एक इशू है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये भी सबको पता है कि जी आईपीपीज के जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और जो उसकी वजह से जो पाकिस्तान की मईशत पर दबाव पड़ा, 2 ट्रिलियन रुपीस तो आप सिर्फ उसमें ही देते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में, उन आईपीपीज को भी दे रहे हैं जो बंद पड़ी हुई है। सो इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात क्या हो सकती है? लेकिन आईपीपीज इज़ नॉट द ओनली इशू that contributes to the bills that I and you and everyone receives. मेरा ख्याल है उसमें इसकी बदहाली भी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लाइन लॉसेस का बेपना इंक्रीज है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हुकूमत ने लगाए, एज ए रिजल्ट ऑफ विच 500 बिलियन रुपीज से ज़्यादा का नुकसान हुआ, वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। एक सिंपल सा बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत ने 2022 में जब आए थे तो उन्होंने 16 रुपए टैरिफ था सना, और हुकूमत ने वादा किया था कि हम उसको 12 लेके आएंगे, 12 की जगह आज 70 पर है और रुक भी नहीं रहा है। सो देयर इज अ सीरियस इशू, एंड आई थिंक इफ नथिंग एल्स this government has to be responsible for the mess it has created in the energy sector. Sir, will you make a prediction of how soon they're leaving? Because some people are saying maybe September, some people are saying December, and even Imran Khan has talked about early elections. Can you give a prediction? No, I don't have a prediction. मैं शेख रशीद की तरह predictions नहीं कर सकता, और ये illegitimacy का ताल्लुक नहीं है। 2002 में PMLQ जीत के आई थी जी। फैसल वाडा साहब प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हाँ जी, शेख रशीद की पोजीशन उन्होंने ले ली है, बट मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, और आप किस पार्टी में जा रहे हैं सर, PTI में या अवाम पाकिस्तान पार्टी में? अभी फैसला नहीं हुआ, जब होगा तो आपको बता दूंगा। Definitely. Okay, thank you very much, Zubair Saab. Thank you so much for your time. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, हमारे बहुत फेवरेट गेस्ट हैं हसन रज़ा पाशा साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत ये करने जा रही है। जब ये टेबल हुआ था बिल, आज ये मंजूर हो गया है बिल नेशनल असेंबली से भी, और 30 वोट इसको सेनेट से भी मिल गए हैं। तो आपको लगता है कि इसमें बदनीयती का आंसर है, ये उस फैसले को नलिफाई कर सकेगा? और दूसरी तरफ जो कि गौहर साहब और अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि वो इसको लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड दे विल सेट इट असाइड, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो बदनीति का आंसर है वो तो नीयतों का हाल तो अल्लाह पाक ही जानते हैं, लेकिन एक चीज बाहर आ रही है कि ये जो बिल लाया गया है इंटेंशनली इसी वजह से लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को अनडू किया जाए, और इस बिल को जो कि बिल पहले पेश हुआ और जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का इख्तिलाफ वोट आया वो उसके बाद आया, तो वो सारी बातें उसमें मेंशन थी जो कि इस बिल की सूरत में बनती हैं। देखिए, वाज़े तौर पे उन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये लिखा कि अगर इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आर्टिकल 51, 63 और 106 को सस्पेंड करना पड़ेगा। अब देखिए वो आर्टिकल हैं क्या, वो कहते क्या हैं। देखिए, बात ये है कि इस बिल में जो चीज भी लाई गई है किसी आर्टिकल के मुतजाद है जो कि इस बिल में अमेंडमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। और चैलेंज करना है, उनको जाना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि क्या ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और वो जब आर्टिकल 63 और 106 को साथ मिला के देखेंगे तो उनकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा लगती है, तज़ाद तो बिल्कुल बनते ही नहीं है।
तो ये दो अच्छा, एक पाकिस्तान के लिए एक बात बताइएगा सर, एक बात बताइएगा हसन पाशा साहब, आज इस पे बड़ी जी। बहस हुई कि वो जो नाअहली का एक मामला था कि ना ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा, जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया 62(1)(f) के तहत, जिसको फिर इन्होंने एक बिल के जरिए वो ताहयात नाअहली को 5 साल में तब्दील कर दिया, लेकिन उसको भी फिर फायज ईसा साहब की अदालत में वो मैटर पुट अप हुआ। उसके बाद वहां से अप्रूवल के बाद ही वो एक्ट बना ना, उसकी अप्रूवल तो आपको जरूरत है। ये तो आप नहीं कह सकते कि आपने कानून साजी कर ली है तो ये आप एक बिल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, अगर 62(1)(f) का सहारा लिया जा रहा है तो उसका भी तो अप्रूवल इसी तरह हुआ था। मैं अर्ज करूं कि जहां तक कानून साजी का तल्लक है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहर सख्त होना जरूरी नहीं है। कौमी असम्बली में पेश होता है, सेनेट में, और फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पार्लिमान का हिस्सा है, और वो जब सिग्नेचर कर देते हैं उस पर तो फिर वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अथेंटिसिटी की वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर 62(1)(f) में जो एक बात है ना, वो ये है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि लाइफ टाइम नाअहली हो सकती है, पर बल्कि आइन में, पूरे आइन में किसी जगह पे भी लाइफ टाइम नाअहली का नहीं था। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया लाइफ टाइम के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो आइन की किसी प्रोविजन में नहीं था। इसीलिए सिंपल कानून साजी के जरिए वो जब उसको खत्म किया गया तो पार्लिमान ने आइन की मुतजाद कोई कानून साजी नहीं की, इसीलिए उसको एंडोर्स कर दिया गया काजी फाइज साहब के बेंच ने, और वो लिखा के किसी आर्टिकल में कोई जिक्र है। लेकिन वही वाली बात होती है ना हसन पाशा साहब, यही कहा जाता है आइन जहां खामोश है, आइन जहां खामोश है वहां इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है? हुकूमत कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये राइट हुकूमत को नहीं दिया, ये पार्लियामेंट को नहीं दिया, ये राइट तो जजेस के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखिए ट्राइकॉटमी ऑफ पावर क्या है कि पार्लिमान ने कानून साजी करनी है और अदलिया ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है और इंतजामिया ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। लेकिन देखना ये है कि क्या मैक्सिमम जब उसमें लिख दिया गया था एफ में 5 ईयर्स जब लिख दिया गया था, तो फिर मीनिंग देयर बाय कि 5 ईयर से ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया और वो लाइफ टाइम कर दिया, और यही इंटरप्रिटेशन की गई मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जब उन्होंने इस अमेंड को या जो इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आई, तो उसको जब एंडोर्स किया कि ये आइन से मुतसादम नहीं है, लिहाजा ये ठीक है। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो मौजूदा अमेंडमेंट्स हैं ये आइन से मुतसादम नहीं है, बल्कि आइन के आइन में क्या दर्ज है और आइन को कौन इसकी तशरीह करने का हक रखता है, लेकिन आइन की तशरीह चाहे जो भी करे इसको फॉलो कौन करता है? आइन को किसने कभी कोई चीज़ समझा है? जब जब अपने मफादात सामने आते हैं आइन सामने आता है, उसकी अलग अलग शिकें सामने आती हैं। नहीं सामने आता तो ये सामने नहीं आता कि वो आइन जो है उसको इन प्रिंसिपल किस तरह चलाया जा रहा है और इस पर कौन चल रहा है। वैसे तो कोई इदारा भी अपनी अपनी एरिया या दायरा कार से बहुत दूर है, तो आइन की शिकों पे बात मत कीजिए, आइन एज अ होल देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस प्रोग्राम, वी विल सी यू टुमारो।